हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बार फिर से बालाजी क्लासेस की जुडिशरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हम जेजे एक्ट 2015 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के कमेंट्स आए और आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पसंद आए। आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये कहा है कि लगभग जितने माइनर एक्ट हैं जो कि स्टेट जुडिशरी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित एमसीक्यूज़ को मैं कराती जाऊं। और कुछ लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा-सा जो बेयर एक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को मैं बताते चलूँ। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने जो बिल्कुल नए एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि बेयर एक्ट्स को मैं समझाऊँ और समझाने के बाद फिर हम एमसीक्यूज़ को लगाएँ और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखें। तो चलिए, आप सभी का इतना प्यार भरा मुझे मैसेज मिला, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना सराहा। बस इसी तरह आप लोगों का सहयोग बना रहे। बस आप इतना किया करिए कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया करिए और लाइक किया करिए, और साथ ही आपके जो ऐसे दोस्त जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ आप वीडियो को शेयर करिए। तो इससे हम बूस्ट अप होते हैं। और ज़रूर कोशिश करूँगी कि अब हम बेयर एक्ट को समझना और उसके बाद एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना, ये हम साथ-साथ करें। ठीक है? तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। कल तक हमने 1 से लेकर के 62 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। ठीक है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं 63 से लेकर के करीब 150 क्वेश्चंस हैं। तो आज हम इसे पूरा कर लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 63। प्रत्येक 3 मास में एक बार बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन कौन करेगा? ठीक है, तो कौन करता है पुनर्विलोकन? प्रत्येक 3 माह में करना है। ठीक है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट करेंगे या ए और बी दोनों करेंगे या फिर उच्च न्यायालय करेगा? तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों करेंगे, मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी करेंगे और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट भी करेंगे। बालक न्यायालय की शक्तियों का प्रावधान किया गया है। बालक न्यायालय की शक्तियां कौन से सेक्शन में दी गई हैं जेजे एक्ट के? तो ये दी गई हैं सेक्शन 19 में। 65, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध कौन सा आदेश पारित नहीं किया जाएगा? ठीक है, तो मृत्यु का आदेश बिल्कुल नहीं पारित किया जा सकता, आजीवन कारावास भी नहीं दिया जा सकता, 7 वर्ष से अधिक के कारावास को भी नहीं दिया जा सकता, और 7 वर्ष से अधिक का कारावास दिया जा सकता है, उपयुक्त ए एवं बी। बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध ना ही मृत्यु का और ना ही आजीवन कारावास की सजा उनको दी जाएगी। क्वेश्चन 66, बाल कल्याण समिति के
गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पता होना चाहिए आपको कि बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान जो किया गया है वो किया गया है धारा 27 में। बाल कल्याण समिति का गठन किया जाता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो बाल कल्याण समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। समिति मिलकर बनेगी, अर्थात हमें ये बताना है कि समिति में सदस्यों की संख्या, अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, और उसके बाद ऑप्शन डी है एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों से मिलकर। ठीक है, तो गठन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑप्शन सी जो है वो सही है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? उनको 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन 17, बाल कल्याण समिति के कार्यकरण का तिमाही पुनर्वलोकन कौन करेगा? तो बाल कल्याण समिति का जो पुनर्वलोकन करते हैं वो जिला मजिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 17, समिति 71, समिति न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और उसे दंड प्रक्रिया संहिता के तहत खाली स्थान की शक्तियां प्रदत्त होगी। महानगर मजिस्ट्रेट की, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की, ए या बी, इनमें से कोई नहीं। तो इनको किस प्रकार की शक्तियां रहेगी? ना तो महानगर मजिस्ट्रेट की शक्ति है, ना तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। बालकों का अभ्यर्पण वर्णित है। बालकों का अभ्यर्पण किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? तो ये वर्णित है धारा 35 में। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 73, कोई माता पिता या संरक्षक जो ऐसे शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक कारणों से जो उसके नियंत्रण से परे हो, बालक का अभ्यर्पण करना चाहता है, बालक को पेश करेगा। ठीक है, अगर कोई माता पिता किसी भी कारण से या संरक्षक किसी भी कारण से अगर अपने बालक का अभ्यर्पण करना चाहता है तो वो किसको देगा? मजिस्ट्रेट के समक्ष देगा, बोर्ड के समक्ष देगा, समिति के समक्ष देगा, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी के समक्ष देगा। क्वेश्चन 74, ऐसे माता पिता या संरक्षक को जिसने अपने बालक का अभ्यर्पण किया है, बालक के पुनः अभ्यर्पण संबंधी अपने विनिश्चय पर पुनः, आगे के पेज में चलते हैं, पुनः विचार करने के लिए समय दिया जाएगा। तो उन्हें कितना समय दिया जाएगा? ठीक है, कितना समय दिया जाएगा? 1 मास का, 2 मास का, 3 मास का या 4 मास का? तो उन्हें विचार करने के लिए कितने मास का समय दिया जाएगा? पुनः विचार करने के लिए उन्हें समय दिया जाएगा 2 मास का। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। सभी बालकों को जो अनाथ, अभ्यर्पित या परित्यक्त हैं, विशेषता प्राप्त दत्तक अभिकरण में रखा जाएगा। ठीक है, तो कौन से वर्ष तक के? 2 वर्ष के बालकों को, 4 वर्ष से कम आयु के बालकों को, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को और 10 वर्ष से कम आयु के बालकों को। तो विशेषता प्राप्त दत्तक अभिकरण में किनको रखा जाता है? रखा जाता है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को रखा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। कौन सी धारा किसी बालक की दत्तक ग्रहण की विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया का वर्णन करती है? ठीक है, प्रश्न समझ में आया आप लोगों को कि इनमें से कौन सी धारा है जो किसी बालक की दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो ये प्रक्रिया का जो वर्णन दिया गया है वो दिया गया है धारा 38 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। 77, बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र कौन घोषित करता है?
बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न। तो कौन घोषित करता है? समिति घोषित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बालक को दत्तक ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र होने की घोषणा कितने समय में की जाएगी? ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा आ गया है, अब किसी ने छोड़ के गया है, पता चला वो, जैसे कि हमने देखा कि पुनर्विचार करने के लिए, तो वो 2 माह के बाद वो वापस आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से कि उनको दत्तक देना है, इसकी घोषणा कितने समय के बाद की जाती है? तो पढ़ते हैं ऑप्शन। ऐसे बालकों के लिए जो वर्ष तक की आयु के हैं, उन्हें पेश किए जाने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर। ऐसे बालकों के लिए जो 2 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 4 मास के भीतर। उपरोक्त ए और बी दोनों सही है, केवल ए सही है। तो बिल्कुल ऐसे बालकों के लिए जो वर्ष तक की आयु के हैं, उन्हें पेश करने की तारीख से 2 माह की अवधि के लिए बिल्कुल सही है, और ऑप्शन बी भी सही है। इसलिए उपरोक्त ए और बी दोनों सही होगा। दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने का विनिश्चय समिति में कम से कम कितने लोगों के द्वारा किया जाएगा? समिति में कुल 5 सदस्य होते हैं, तो कम से कम कितने सदस्य इस बात का डिसीजन लेंगे? ठीक है, तो कम से कम सदस्य जो होंगे वो होंगे 3 सदस्य होंगे। ठीक है, जो इस बात का निर्णय कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन 80, समिति दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित बालकों और विनिश्चयों के लंबित मामलों की संख्या के बारे में किसे सूचित करेगी? ठीक है, तो समिति किसे सूचित करेगी? राज्य अभिकरण को, बिल्कुल राज्य अभिकरण को करेगी। केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण को, इसको भी करेगी। उपरोक्त दोनों को और राज्य सरकार को। तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो है वो सही है, उपरोक्त दोनों को ही सूचित करना होगा। पुनर्वास एवं समाज में पुनः मिलाना से संबंधित आधार है। ठीक है, ये कौन से अध्याय में दिया गया है? पुनर्वास एवं समाज में पुनः मिलाना, ये दिया गया है अध्याय 7 में। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि आपको माइनर एक्ट्स में खासकर ये ध्यान रखना है कि कौन सा अध्याय का जो हेडिंग है वो क्या है। तो कितने अध्याय होते हैं, कितनी धाराएं होती हैं, कौन सा अध्याय किससे संबंधित है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, इस अधिनियम के प्रारंभ में कितने माह के भीतर देख-रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को अपने रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? तो कितने माह के भीतर करवाना पड़ेगा? तो इन्हें कम से कम 6 माह के भीतर अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी बालक को उठाकर लाया और रख लिया, कोई किसी भी संगठन में रख लिया, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो बालकों का संरक्षण करना चाहते हैं, उनकी देख रेख करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपने संगठन को, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी संगठन हो, 6 माह के भीतर उन्हें क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। धारा 41 के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था का रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने के लिए शास्ति है। क्या शास्ति है? क्या अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो क्या होगा? 1 वर्ष का कारावास होगा, 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा, 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा, या 1 वर्ष के कारावास से या 1 लाख रुपए अन्यून के जुर्माने से, या दोनों होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है, कि अगर आपने समय सीमा में रजिस्ट्रीकरण नहीं करवाया है तो क्या होगा? 1 वर्ष के कारावास से या 1 लाख रुपए से अन्यून के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन 84, खुला आश्रय धारा 43 के अधीन कौन स्थापित करेगा? खुला आश्रय कौन स्थापित करेगा? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में किसका किसका नाम दिया है। वैसे बिना ऑप्शन के भी आपको
इसका जो आंसर है वो पता होना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड या समिति, कौन करेगा? बहुत ही आसान सा उत्तर है, राज्य सरकार करेगी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 85, धारा 47 के अधीन राज्य सरकार स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रत्येक संप्रेषण गृह स्थापित कर सकेगी। तो ये जो खुला आश्रय है या संप्रेक्षण गृह जो स्थापित करेगी, कहाँ होगा? तो क्या प्रत्येक संभाग में होगा, प्रत्येक तहसील या तहसील के समूहों में होगा, प्रत्येक जिले या जिलों के समूहों में होगा, या इन सब में होगा? तो धारा 47 हमने पढ़ा है और धारा 47 में ये बोला गया है कि प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में क्या होगा? संप्रेक्षण गृह स्थापित कर सकेगी, चाहे वो सरकार स्वयं करे या फिर गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाए। तो ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। कौन सी धारा विशेष गृह स्थापित करने का प्रावधान करती है? विशेष गृह स्थापित करने का प्रावधान कौन करते हैं, किसमें है? धारा 48 में है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। धारा 50 प्रावधान करती है, ठीक है, धारा 50 प्रावधान करती है, किस चीज का प्रावधान करती है? सुरक्षित स्थान की स्थापना, विशेष गृहों की स्थापना, योग्य व्यक्ति का, या बाल गृह का। ठीक है, तो धारा 50 जो है वो करती है बाल गृह का। ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 88, अध्याय 8 प्रावधान करता है। अब याद करिए, अध्याय 8 किससे संबंधित है? दत्तक ग्रहण के संबंध में, पुनर्वास के संबंध में, किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में, या अपराधों के संबंध में। तो अध्याय 8 जो है वो संबंध है दत्तक ग्रहण के संबंध में। जबकि हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? अध्याय 7। अध्याय 7 किससे संबंधित है? अध्याय 7 संबंधित है पुनर्वास एवं समाज में पुनः मिलाना से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी तुरंत जैसे एक क्वेश्चन पढ़ा तो ठीक इससे मिलते जुलते क्वेश्चन को रिमाइंड कर लिया करिए, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, फिर वो स्थायी रूप से आपकी मेमोरी में आ जाती हैं। तो अध्याय 8 जो है वो दत्तक ग्रहण के संबंध में है, जबकि अध्याय 7 किससे संबंधित है? पुनर्वास एवं समाज में पुनः मिलाना से संबंधित है। क्वेश्चन 89, एक नातेदार से दूसरे नातेदार द्वारा किसी बालक का दत्तक ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा? धर्म को विचार में लाकर, जाति को विचार में लाकर, धर्म को विचार में लाए बिना, सभी को विचार में ला करके। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी, धर्म को विचार में लाए बिना किया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 90। किसी अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय बालक के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, प्रश्न को समझा आप लोगों ने? किसी पात्र अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय बालक के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में प्राथमिकता दी जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये सही है। ठीक है, चलिए दत्तक ग्रहण के प्रभावों का वर्णन करती है। दत्तक ग्रहण के प्रभावों का वर्णन किसमें दिया गया है? ये दिया गया है धारा 63 में। ऑप्शन बी जो है वो सही है। धारा 65 के तहत विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापना करती है। ठीक है, तो कौन करती है? राज्य सरकार। ठीक है, जेजे एक्ट में लगभग सभी जो कार्य हैं वो कौन करती हैं? राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार, क्वेश्चन 93 में आ जाइए। राज्य सरकार वर्ष में कितनी बार दत्तक ग्रहण अभिकरणों का निरीक्षण कराएगी?
ठीक है। राज्य सरकार द्वारा कितनी बार दत्तक ग्रहण जो अभिकरण है उनका निरीक्षण कराया जाएगा? 2 बार, 3 बार, कम से कम 1 बार और कभी भी। तो ऑप्शन सी जो है ये सही है, कम से कम 1 बार तो अवश्य ही कराएगी। धारा 69 के अंतर्गत स्थापित प्राधिकरण की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ठीक है। तो इसकी जो प्राधिकरण है उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? सचिव महिला एवं बाल विकास भारत सरकार, बाल विकास मंत्री, राज्य महिला एवं बाल सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है, जो होंगी वो समिति के अध्यक्ष होंगे होंगे ठीक है। चलिए क्वेश्चन 95, बालकों के विरुद्ध अपराध उपबंधित हैं। इस में मतलब जे एक्ट के अंतर्गत की बात कर रहे हैं, तो बालकों के विरुद्ध जो अपराध है वो उपबंधित है। अध्याय 8 में, अध्याय 9 में, देखते हैं और किस अध्याय का दिया है। तब तक आप याद करके रखिए कि कौन से अध्याय में वर्णित है, अध्याय 10 में या अध्याय 11 में। ठीक है। तो बालकों के विरुद्ध अपराध किस में संबंधित है? अध्याय 9 से। अभी ठीक देर पहले हम लोगों ने 2 और अध्यायों की बात पढ़ी थी। कौन कौन सा अध्याय पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था अध्याय 8, ठीक है। और अध्याय 8 किससे संबंधित है? दत्तक ग्रहण से संबंधित है। उसके ठीक पहले हमने पढ़ा था अध्याय 7, और अध्याय 7 किससे संबंधित है? पुनर्वास एवं समाज में पुनः मिलाना से संबंधित है। तो देखिए यहीं पर हमने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया। अध्याय 7 पुनर्वास से संबंधित है, अध्याय 8 दत्तक ग्रहण से संबंधित है, और अध्याय 9 जो है वो बालकों के विरुद्ध माफ करिएगा, बालकों के विरुद्ध अपराध से उपबंधित है। तो ये 3 अध्याय आपको याद हो गए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बालक की पहचान प्रकट करने पर धारा 74 के अंतर्गत दंड होगा। यदि इस प्रकार से किसी बालक की पहचान बता दी जाती है तो धारा 74 के अंतर्गत क्या सजा मिलती है? 6 माह का कारावास, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, केवल 2 लाख का जुर्माना, 6 मास तक का हो सकने वाला कारावास या जुर्माना जो 2 लाख तक का हो सकेगा, या दोनों से। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 97, कौन सी धारा बालक की पहचान प्रकट करने को प्रतिसिद्ध करती है? ठीक है। तो किस धारा के अंतर्गत ये बताया गया है कि हमें क्या करना है? बालक की जो पहचान है उसको प्रकट नहीं करना है। तो ये दिया गया है धारा 72 में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राधिकरण धारा 71 के तहत एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्राधिकरण धारा 71 के तहत एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करना होगा? जाहिर सी बात है ये हमें करना होगा केंद्र सरकार के समक्ष। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। बालक के प्रति क्रूरता दंडनीय है। बालक के प्रति क्रूरता जो है वो दंडनीय है किसमें? धारा 75 में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है। बालक के प्रति जो क्रूरता है वो 75 में है। ठीक इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? अब यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए। बालक की पहचान करना किसमें प्रतिसिद्ध है? 72 में। ठीक है। और 74 में क्या था कि अगर बालक की पहचान को पहचान बता दी जाती है तो दंड किस में मिलेगा? धारा 74 में। ठीक है। चलिए, भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन दंडनीय है। अब मान लो के लिए कि ऐसे कोई संप्रेषण गृह है, ठीक है, वहाँ पे बालक को रखा गया है और उसको उसका नियोजन करवाया जा रहा है किसके लिए? भीख मांगने के लिए। तो ये किसमें दंडनीय है? जो किसकी कौन सी धारा के अंतर्गत दिया गया है इसको? धारा 76 में दिया गया है। ठीक है। अब क्रम से याद करिए आप फिर से। 75 में दिया गया है कि यदि आप क्रूरता करते हैं तो, और 76 में दिया गया है यदि आप भीख मंगवाते हैं तो।
ठीक है। और 74 में क्या दिया गया है, अगर आप उसकी पहचान प्रकट करते हैं तो, ठीक। तो 74, 75, 76 कंटिन्यू है, ये आपको याद हो गया, ठीक है। और जो पहचान है उसको प्रकट करना प्रतिसिद्ध कहाँ है, 72 में है, ठीक है। चलिए, भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित करने पर दंड कितना होगा, ठीक है। तो कितना दंड मिलेगा, 3 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना, या बी और सी दोनों। तो बिल्कुल बी और सी दोनों होगा, मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही है। इसका मतलब ये है कि 5 वर्ष तक का कारावास भी होगा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। क्वेश्चन 102, किशोर बालक कर्मचारी के शोषण के लिए दंड होगा, ठीक है। किशोर बालक का अगर कोई कर्मचारी शोषण करता है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए दंड दिया जाएगा 5 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना, मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही है। बालक का अपहरण या व्यपहरण दंडनीय है। बालक का अपहरण या व्यपहरण किसके, कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय है, बताइए ऑप्शन देखकर। धारा 84, ऑप्शन डी जो है वो सही है। अपराधों का वर्गीकरण एवं उसके सुनवाई करने वाले न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन किसमें किया गया है। अपराधों का वर्गीकरण और उसकी सुनवाई करने वाले न्यायालय की अधिकारिता का जो वर्णन किया गया है वो धारा 86 में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 105, जहां इस अधिनियम में अपराध 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, वहां जो ऐसा अपराध है वो विचारणीय होगा। वो कहाँ विचारणीय होगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, बाल न्यायालय द्वारा, किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा, या जिला न्यायालय द्वारा। तो ये जो है वो कहाँ पर है, बाल न्यायालय द्वारा उसका जो अपराध है वो वहाँ पर विचारणीय होगा। दुष्प्रेरण के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत दंड क्या होगा। यदि इस प्रकार का कोई दुष्प्रेरण किया जाता है तो इसके लिए दंड क्या दिया जाएगा, अधिकतम का आधा, 7 वर्ष का कारावास, अपराध के लिए उपबंधित दंड जो है, और दुष्पर्णीय समनीय अपराध है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दुष्प्रेरण जो होगा वो समनीय अपराध बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जो आपको सजा मिलेगी वो है अपराध के लिए उपबंधित, जितना दंड है उतना ही दंड मिलेगा। क्वेश्चन 107, अध्याय 9 के अधीन कोई बालक अपराध करता है तो वह इस अधिनियम के अधीन माना जाएगा, ठीक है। यदि कोई बालक अपराध करता है तो वह क्या माना जाएगा, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, विधि के अधीन अपराधी, किशोर अपराधी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो क्या कहलाएगा, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कहलाएगा। ऑप्शन ए सही है। आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारणा किसके द्वारा किया जाता है। आयु की उस में जो उपधारणा की जाती है वो उपधारणा किसके द्वारा की जाती है, बाल न्यायालय द्वारा, समिति द्वारा, बोर्ड द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा। तो इसकी अवधारणा जो की जाती है वो समिति के द्वारा की जाती है। 109, कौन सी धारा सद्भावनापूर्वक कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रदान करती है। कौन सी धारा सद्भावपूर्वक कार्यवाहियों के लिए संरक्षण प्रदान करती है, तो बताइए। 99, धारा 98, धारा 100, धारा 101। तो धारा 100 जो है वो क्या करती है, सद्भावनापूर्वक कार्यवाहियों के लिए संरक्षण का प्रावधान करती है। अपील का वर्णन कौन सी धारा में किया गया है, अपील का जो वर्णन किया गया है वो धारा 101 में किया गया है। बाल न्यायालय में अपील करने की समय अवधि है। बाल न्यायालय में अपील करने की समय अवधि कितनी है,
सामान्यता उतनी ही है जितनी लगभग रहती है हमेशा ही। 30 दिन की समय अवधि दी जाती है। जघन्य अपराध में प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात पारित बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। ठीक है, सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। अपराध कैसा है? जघन्य अपराध है। तो जघन्य अपराध में यदि कोई अपराध प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात पारित बोर्ड के जो सजा जो मिली है उसके विरुद्ध हमें अपील करना है, तो वो अपील कहाँ होगा? वो अपील जो होगा वो होगा सत्र न्यायालय में होगा। ठीक है, क्योंकि जघन्य अपराध से संबंधित बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन 13, बाल न्यायालय के किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील कहाँ होगी? द्वितीय अपील कहाँ होगी? उच्च न्यायालय में, सत्र न्यायालय में, कहीं नहीं, जिला मजिस्ट्रेट में। तो द्वितीय अपील का कोई प्रावधान नहीं है। तो द्वितीय में अपील ना तो उच्च न्यायालय में होगी, ना सत्र न्यायालय में होगी, ना ही जिला मजिस्ट्रेट को होगी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है, कहीं भी नहीं होगा। क्वेश्चन 144, बालक न्यायालय के आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील फाइल कर सकता है। अगर बालक न्यायालय में कहीं हुआ है तो कहाँ करेगा? फिर वो उच्च न्यायालय में करेगा। ठीक है, तो फिर वो कहाँ करेगा? उच्च न्यायालय में अपील फाइल करेगा। पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पुनरीक्षण का प्रावधान किसमें किया गया है? पुनरीक्षण का प्रावधान जो किया गया है वो धारा 102 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जो धाराएं देखी उसमें सबसे पहले ये देखा कि सद्भावनापूर्वक कार्यवाही के लिए धारा 100 में है। अपील जो है हम वो 101 में करते हैं। पुनरीक्षण करना है तो धारा 102 के अंतर्गत करते हैं। अपील करने की समय अवधि जो है वो कब तक की है? 30 दिन के भीतर करनी है। और जघन्यतम अपराध के लिए हम कहाँ करते हैं अपील? सत्र न्यायालय में करते हैं। लेकिन द्वितीय अपील कहीं पर भी नहीं की जाती। और बालक न्यायालय के अंतर्गत कोई व्यथित व्यक्ति है तो वो अपील फाइल कहाँ करेगा? उच्च न्यायालय में करेगा। तो देखिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाने से नहीं, ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद आप इन चीज़ों को इस प्रकार से धीरे धीरे करके वहीं के वहीं रिवाइज कर लिया करिए, तो फिर चीज़ें कभी भी नहीं भूलती हैं। चलिए 116, पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? तो पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? वो भी जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। अपील भी आप कहाँ करेंगे? हाई कोर्ट में करेंगे। पुनरीक्षण भी जो होगा वो कहाँ होगा? हाई कोर्ट में होगा। ठीक है, और पुनरीक्षण का प्रावधान किस में दिया गया है? धारा 102 में दिया गया है। उच्च न्यायालय पुनरीक्षण करेगा। उच्च न्यायालय किस चीज का पुनरीक्षण करेगा? उच्च न्यायालय जो है पुनरीक्षण करेगा बोर्ड के निर्णय का, समिति के निर्णय का, बाल न्यायालय का, या समिति या बोर्ड या बाल न्यायालय के आदेश के पारित का। तो ये तीनों का ही करेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है, चलिए किशोर न्याय निधि का गठन किया जाता है। किशोर न्याय निधि का गठन कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? किशोर न्याय निधि का जो गठन है वो धारा 105 के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किशोर न्याय निधि का गठन करती है, कौन करती है किशोर न्याय निधि का गठन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समिति या बाल न्याय बोर्ड? तो कौन करता है? राज्य सरकार ही करती है। ठीक है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस एकक होंगे। ये कौन होंगे भाई? पुलिस निरीक्षक की अन्यून पंक्ति, सहायक उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून के पुलिस अधिकारी चाहे कोई भी हो, बाल पुलिस अधिकारी। तो ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। सहायक पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून का जो अधिकारी होगा वो ही क्या होगा? बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष पुलिस एकक से संबंधित होगा। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस एकक होंगे। कहाँ होंगे वो?
प्रत्येक जो पुलिस स्टेशन है, ठीक है, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में होंगे। ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 122, विशेष किशोर पुलिस एकक के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं? बालकों से संबंधित पुलिस, बालकों से संबंधित रेल पुलिस भी, सामान्य पुलिस, महिला पुलिस। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं वो बालकों से संबंधित रेल पुलिस भी इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन 123, अधिनियम के उपबंधों पर लोक जागरूकता कौन करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार या प्रशासक? जाहिर सी बात है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही करेगी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार लोक जागरूकता इस अधिनियम के उपबंधों के संबंध में करने का उपाय करती है? ठीक है, तो जागरूकता अभियान जो चलाया जाएगा तो केंद्र सरकार किस धारा के अंतर्गत करेगी? धारा 108 के अंतर्गत केंद्र सरकार लोक जागरूकता का कार्यक्रम करेगी। क्वेश्चन 125, राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति वर्णित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य सरकार के नियम बनाने की जो शक्ति है वो कहाँ है? धारा 110 के अंतर्गत है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। इस नियम के द्वारा कौन सा अधिनियम निरसित किया गया है? तो किस नियम को निरसित किया गया है ये हम सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं इसको। तो ये कहाँ से किया गया है? किशोर व्यय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के द्वारा इसे निश्चित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 127, इस अधिनियम में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इस अधिनियम में जो कठिनाइयों को दूर करने की जो शक्ति है वो किसे है? केंद्र सरकार को है। 128, अधिनियम की किस धारा के तहत केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति है? तो धारा 112 अर्थात ऑप्शन बी जो है वो सही है। धारा 112 के अंतर्गत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। किशोर कर्मचारी का शोषण दंडनीय है। किशोर कर्मचारी का शोषण दंडनीय है। कौन से धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 80, 81, 82 या 83। ठीक है, तो धारा 80 के अंतर्गत दंडनीय है। क्वेश्चन 130, धारा 112 के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से कितनी अवधि के पश्चात नहीं किया जाएगा? कितनी अवधि के पश्चात? 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 131, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में परित्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है? फिर से हम परिभाषा वाले सेक्शन में आ गए और परिभाषा वाला सेक्शन का मतलब होता है जनरली धारा 2। अब धारा 2 का कौन सा है? ये धारा 2(1), 2(8), 2(3) और धारा 3(1) और धारा 3(7). तो परित्यक्त बालक की जो परिभाषा है वो दी गई है धारा 2(1) में। इसे पूछा भी गया है MP ADPO 2015 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में बालक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने खाली स्थान की आयु पूर्ण नहीं की गई है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। स्पष्ट रूप से ऑप्शन सी जो है वो सही है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। अगला प्रश्न, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत विधि संबंधित विरोध में किशोर से कोई ऐसा किशोर अभिप्रेत है जो खालिस्तान तिथि तक 18 वर्ष की उम्र पूर्ण ना किया हो। तो ये कब होगा? अपराध किए जाने के समय। ठीक है, उस समय क्या होना चाहिए? उसकी आयु जो है वो 18 वर्ष की का वो नहीं होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन जघन्य अपराध में वह अपराध सम्मिलित है जिसमें कारावास का दंड है। तो जघन्य अपराधों में दंड कितना होगा? 3 वर्ष? बिल्कुल नहीं। 5 वर्ष? बिल्कुल नहीं। 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा जो है वो मिलती है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 4 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड में एक प्रधान मजिस्ट्रेट और खालिस्तान सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। तो सामाजिक कार्यकर्ता कितने होंगे? 2, 3, 4 या 5? तो कितने होंगे? 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। क्वेश्चन 36, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत बाल कल्याण समिति से संबंधित उपबंध है? ठीक है, तो बाल कल्याण समिति कौन सी धारा से संबंधित है? धारा 27 से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। 137, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल कल्याण समिति गठित करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, तो बाल समिति गठित करने की शक्ति जो है वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 138, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत कौन बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करेगा? तो विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कौन करता है? बाल कल्याण समिति करती है, अर्थात ऑप्शन ए जो है वो सही है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन रिपोर्ट न करने के अपराध के लिए शास्ति है। ठीक है, तो रिपोर्ट न करने के लिए जो शास्ति है वो शास्ति कहाँ है? ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी, या 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकेगा। और ऐसे जुर्माने का जो 1 लाख रुपए तक का होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 140, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल देखरेख संस्था के रजिस्ट्रेशन न कराए जाने के लिए दंड है। पहले भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है और इसे 2015 में पूछा गया है। तो क्या है? ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा, या 1 लाख रुपए से अन्यून की जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सिर्फ 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, सिर्फ 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तो ए और बी दोनों हैं। अगर ये कहता कि ए और बी दोनों हैं तो सही होता। ठीक है, दोनों ही की ही सजा मिलती है। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है जो वो दोनों ही सही है। ठीक है, तो या तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, या ए और बी दोनों होगा। तो वो एग्जाम में जैसा आएगा उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों हैं। क्वेश्चन 141, अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के अंतर्गत देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया प्रदत्त की गई है। तो दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया जो है वो कौन सी धारा के अंतर की गई है? 56, 57, 58 और 59। तो धारा 59 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया दी गई है। चलिए क्वेश्चन 142, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत किशोर न्याय विधि से संबंधित उपबंध है? किशोर न्याय विधि कौन सी धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो किशोर न्याय विधि जो दिया गया है वो धारा 105 के अंतर्गत दिया गया है। अब सबसे आखिरी क्वेश्चन, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन किशोर न्याय निधि
का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है सभी काम लगभग राज्य सरकार करती है, तो ये भी काम कौन करेगा? राज्य सरकार ही करेगी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जे एक्ट, ठीक है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके 2 वीडियो बने हैं एमसीक्यूज़ के, तो आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। तो इसकी जो क्लास होगी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की क्लास होगी, जिसमें जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने ये कहा है कि मैम पहले उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको आप समझा दीजिएगा, और कुछ लोगों ने तो बेयर एक्ट समझाने की भी बात कही है। तो और उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारा बार बार रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि अगली बार जब हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पढ़ेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है, उसको हम देख लेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ को लगाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके और दोस्त जो परीक्षा की जुडिशरी की तैयारी कर रहे होंगे उनके तक शेयर करें। थैंक यू।